फैराडे का विद्युत अपघटन का नियम। आज हम लोगों को क्या पढ़ना है? कल जो हम लोग विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस जो कल हम पढ़े थे, उसी के लिए फैराडे ने अपना नियम दिया था। क्या किए थे? फैराडे ने अपना नियम दिया था, और फैराडे ने कुल 2 नियम दिए थे। किसके लिए? विद्युत अपघटन के लिए। लिखेंगे कि विद्युत अपघटन के लिए फैराडे ने 2 नियम प्रतिपादित किए थे। फैराडे ने क्या किया था? विद्युत अपघटन के लिए कितने नियम प्रतिपादित किए? 2। पहला नियम लिखेंगे हेडिंग प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ। फैराडे ने क्या किया था कि अपने विद्युत अपघटन के नियम में जो 2 नियम प्रतिपादित किए, उसमें पहला नियम ये दिया था कि जब विद्युत अपघटन की क्रिया कराई जाती है, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्र होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है, विद्युत रासायनिक सेल में प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के आवेश के समानुपाती होती है। फैराडे ने क्या कहा था कि विद्युत अपघटन या इलेक्ट्रोलाइसिस की क्रिया में जब हम किसी भी विद्युत अपघट्य पदार्थ का क्या कर देते हैं? अपघटन कराते हैं, तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्र होने वाली या इकट्ठा होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है, उसके विद्युत धारा के आवेश के क्या होती है? समानुपाती होती है। किसके समानुपाती होती है? विद्युत धारा के आवेश के समानुपाती होती है। तो लिखेंगे इसमें विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में इलेक्ट्रोडों पर एकत्र, या इसको संग्रहित भी कर सकते हो, संग्रहित होने वाले पदार्थ की मात्रा सेल में प्रवाहित आवेश के समानुपाती होती है। की मात्रा को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे? W से। किससे रिप्रेजेंट करेंगे? आवेश का मतलब होता है Q, तो W इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? Q। Q क्या है? आवेश है, क्योंकि आवेश बराबर होता है धारा गुणे समय। धारा गुणे क्या होता है? समय। तो Q इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं? I इंटू टी। अगर इसके स्थान पे रखेंगे तो W इज प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? I इंटू टी के। प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए क्या लगाएंगे? कांस्टेंट। तो W इक्वल टू यहाँ पे जो कांस्टेंट लगेगा वो Z लगेगा। Z इंटू I इंटू क्या हो जाएगा? T। ठीक है, जहां Z क्या है? तो विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक है। ठीक है, यदि हम विद्युत रासायनिक तुल्यांक देखो, चूंकि अभी आप क्या पढ़े हो? I इंटू टी इक्वल टू क्या होता है बाबू? Q होता है। I इंटू टी इक्वल टू क्या होता है? Q होता है। तो इसके स्थान पर रख देंगे तो W इक्वल टू क्या हो जाएगा? Z इंटू Q लिख सकते हैं कि जो एकत्र हुई पदार्थ की मात्रा वो किसके बराबर होगी? विद्युत रासायनिक तुल्यांक और आवेश के गुणनफल के क्या होगी? बराबर होगी। यदि सेल में एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो जब सेल में क्या होगा? Q की वैल्यू कितना रख देंगे? 1 रख देंगे, तो W बराबर क्या हो जाएगा बाबू? Z। अर्थात इससे स्पष्ट क्या हो रहा है कि विद्युत अपघटन की क्रिया में सेल में प्रवाहित जो क्या होती है? विद्युत धारा होती है, यदि उसका आवेश कितना हो? 1 कूलाम हो, तो इलेक्ट्रोडों पे एकत्र होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है, उसके विद्युत रासायनिक तुल्यांक के क्या होती है? बराबर होती है। तो नीचे से क्या लिख देंगे? अतः स्पष्ट है कि, ठीक है,
यदि विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटनीय लिख लो, अपघटनीय सेल में प्रवाहित धारा का आवेश यदि 1 कूलाम हो तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्र होने वाले पदार्थ की मात्रा ही विद्युत रासायनिक तुल्यांक कहलाती है। विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z कहलाती है। क्या कर रहा है कि जो क्या होता है, अगर विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराते हैं तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्र होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है वह सेल में प्रवाहित विद्युत आवेश के समानुपाती होती है, अर्थात W इज प्रोपोर्शनल टू Q होता है। Q का मतलब होता है आवेश इक्वल टू होता है धारा गुणे समय। अगर Q की जगह पे IT रख दें तो होगा क्या, W इज प्रोपोर्शनल टू हो जाएगा I इंटू T। प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए कांस्टेंट लगाया गया जिसे Z कहते हैं, W इक्वल टू Z इंटू IT। Z जो होता है विद्युत रासायनिक तुल्यांक है, चूंकि I इंटू T इक्वल टू होता है Q, इसलिए W बराबर Z इंटू Q भी लिख सकते हैं। अगर सेल जो है हमारी जिसमें विद्युत अपघटन की क्रिया हो रही है उसमें प्रवाहित जो आवेश है वो 1 कूलाम होगा तो W बराबर ही क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। अर्थात किसी विद्युत अपघटनीय सेल में प्रवाहित विद्युत धारा का आवेश यदि 1 कूलाम होता है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्र होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है उसी को हम क्या कहते हैं, विद्युत रासायनिक तुल्यांक Z कहते हैं। द्वितीय नियम, किसका द्वितीय नियम, फैराडे का सेकंड लॉ। देखो ये तो एक विद्युत अपघटनीय सेल के लिए बताया था। किसके लिए बताया था, अगर मान लीजिए कि ये कोई विद्युत रासायनिक सेल है, इसमें आपके इलेक्ट्रोड लगे हुए हैं, एनोड और कैथोड। तो कल हम लोग इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रक्रिया में पढ़े थे कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रोडों को लगाकर इसमें विद्युत धारा किसी बैटरी की सहायता से क्या कर सकते हैं, प्रवाहित करते हैं। ठीक है, तो इसमें नेगेटिव चार्ज था, इसमें पॉजिटिव चार्ज था। तो देखा गया था कि कैथोड पे क्या हो रही थी, धातु आकर चिपक रही थी। अब क्लोरीन जो हो रही थी वो क्या हो रही थी, एनोड की तरफ आकर आकर्षित होती थी, मुक्त मूलक बनाकर अब क्लोरीन गैस के रूप में बाहर हो जा रही थी। ठीक है, तो इसके लिए उन्होंने यह रूल दिया था कि जब हम किसी भी विद्युत अपघटनीय सेल में विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो होता क्या है, इससे इलेक्ट्रोडों पर एकत्र या मुक्त होने वाले जो पदार्थों की मात्रा होती है वो क्या होती है, वह जो उसमें प्रवाहित आवेश होती है उसके समानुपाती होती है। लेकिन सेकेंड लॉ में उन्होंने कहा कि जब हम क्या करते हैं, 2 विद्युत अपघटनीय सेल ले लेते हैं, कितने ले लेते हैं, या भिन्न भिन्न विद्युत अपघटनीय सेल ले लेते हैं। जैसे सपोज दैट मान लीजिए कि एक विद्युत अपघटनीय सेल आपकी ये हो गई और दूसरी विद्युत अपघटनीय सेल ये हो गई। दोनों में क्या होता है, जो भी उपयुक्त इलेक्ट्रोड होते हैं इन इलेक्ट्रोडों को लगाकर या फिट करके, और इसमें जब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है, क्या कराई जाती है, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया कराई जाती है। अब विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में जैसे मान लो कि इसमें हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ ले लिया, उसका जलीय विलयन लिया, और इसमें जो विद्युत अपघट्य पदार्थ का हमने जलीय विलयन लिया वो मान लो कि सपोज दैट कॉपर सल्फेट का था। किसका था, कॉपर सल्फेट का था। और इसमें जो हमने विद्युत अपघट्य पदार्थ ले लिया वो अलग ले लिया, क्या ले लिया, अलग ले लिया। तो भिन्न भिन्न हो जाएंगे भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य पदार्थों में। ठीक है, इन दोनों इलेक्ट्रोडों को क्या करना है, बैटरी से जोड़ देना है। किससे जोड़ देना है, बैटरी से जोड़ देना है। ये मान लीजिए कि हम दोनों इलेक्ट्रोडों को किससे जोड़ दे रहे हैं, बैटरी से जोड़ रहे हैं। इसमें मान लीजिए जिंक सल्फेट का विलयन ले लिया, और दोनों विलयन में हमको क्या करना है, समान धारा प्रवाहित करना है। क्या, समान धारा प्रवाहित करेंगे। तो जब एक के लिए उन्होंने अपना नियम दिया तो बताया कि इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली या एकत्र होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है उसमें प्रवाहित आवेश की क्या होती है, बराबर होती है या उसके समानुपाती होती है। लेकिन उन्होंने कहा कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य पदार्थों में हम समान विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं, कौन सी प्रक्रिया में, विद्युत अपघटन की प्रक्रिया में, तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाली या एकत्र होने वाली जो पदार्थ की मात्रा होती है उनके तुल्यांकी भारों या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है या समानुपाती होती है। क्या कहा फैराडे ने अपने द्वितीय नियम में कि जब दो भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य पदार्थों में, या ऐसे भी कह सकते हो कि 2 भिन्न भिन्न विद्युत अपघट्य पदार्थों में जब समान धारा प्रवाहित की जाती है तो इलेक्ट्रोडों पर एकत्र होने वाले या मुक्त होने वाले जो पदार्थ की मात्रा होती है इनके तुल्यांकी भार वह विद्युत रासायनिक तुल्यांक की क्या होती है, समानुपाती होती है। क्या कहा सेकंड लॉ में कि जब विभिन्न विद्युत अपघट्य में
अपघट्य में समान धारा प्रवाहित किया जाता है तो इलेक्ट्रोडों पर मुक्त होने वाले या एकत्र होने वाले पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार को किससे रिप्रेजेंट किया जाता है? ई से। तुल्यांकी भार या विद्युत रासायनिक तुल्यांक जिसको रिप्रेजेंट किया जाता है किससे? जेड से। के बराबर होती है। पहले विलयन में जो पदार्थ आपकी कॉपर सल्फेट के विलयन में से कॉपर कहाँ एकत्र होगी? कैथोड पे, और सल्फेट कहाँ आएगी? एनोड की तरफ। अगर मान लीजिए एकत्र होने वाले पदार्थ की हम तुल्यांकी भार क्या मान लेते हैं? ई। और इसमें एकत्र होने वाले पदार्थों की मात्रा को क्या मान लिया जाता है? डब्लू। तो इसी तरह इसकी भी तुल्यांकी भार ई होगी और दूसरे वाले का भी एकत्र होने वाली पदार्थ की मात्रा क्या हो जाएगी? डब्लू हो जाएगी। तो दोनों को पहचानने के लिए हम इसे क्या होता है? E1 W1 E2 W2 लिख सकते हैं। ये पहला पदार्थ था इसलिए क्या लगा दिए? E1 E2 या E1 W1 और दूसरे के लिए क्या लगा दिए? E2 W2। अब क्या कह रहा है कि एकत्र होने वाली पदार्थ की मात्रा उसके तुल्यांकी भार यानी E या विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होती है, यानी W किसके बराबर हो जाती है? E के। तो पहले वाले के लिए हम क्या लिखेंगे? W1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? या प्रोपोर्शनल टू हम क्या लिख सकते हैं? E1 लिख सकते हैं। और दूसरे वाले में क्या लिख सकते हैं? W2 इज प्रोपोर्शनल टू क्या हो जाएगा? E2। तुल्यांकी भार का समानुपाती हो गया। समानुपाती का चिन्ह हटाने के लिए हम क्या लगाएंगे? कांस्टेंट लगाएंगे। W1 इक्वल टू हो जाता है KE1। यहाँ पे जो समान क्या होता है? स्थिरांक लगेगा वो K होगा, और यहाँ पे लगाएंगे तो W2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? KE2 हो जाएगा। जब दोनों को अनुपात मिल जाएंगे तो K से K क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। तब हो जाएगा W1 अपान में हो जाएगा W2 इक्वल टू में हो जाएगा E1 अपान में E2। फैराडे के प्रथम नियम से क्या पढ़े हो? W इक्वल टू क्या होता है? यहाँ पे देखो Z इंटू आई इंटू टी। तो Z इंटू आई इंटू क्या हो जाएगा? T। तो पहले वाले में रखेंगे तो इसे क्या लिखेंगे? W1 बराबर क्या हो जाएगा? सॉरी, W1 के जगह पे इसको रख देंगे तो क्या हो जाएगा? Z1 लिख सकते हैं इंटू आई इंटू टी। W2 बराबर आएंगे तो क्या हो जाएगा? Z2 इंटू हो जाएगा आई इंटू टी। अब बराबर में आपका क्या हो जाएगा? E1 अपान में E2। IT से IT क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। क्या बच जाएगा? Z1 अपान में Z2 इक्वल टू हो जाएगा E1 अपान में E2 हो जाएगा। इसलिए W अपान में W2 किसके बराबर हो जाएगा? Z1 अपान में Z2 के। ये बराबर किसके होगा? E1 अपान के E2 के। क्लियर है? नोट करो। तुल्यांकी भार वह समानुपाती होती है विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। विद्युत रासायनिक तुल्यांक के परीक्षा में आपसे पूछ सकता है कि तुल्यांकी भार किसके समानुपाती होती है। तो याद रखिएगा किसके? विद्युत रासायनिक तुल्यांक के। यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं? E इज प्रोपोर्शनल टू Z। प्रोपोर्शनल टू हटाने के लिए यहाँ पर एक कांस्टेंट लगता है तो उसे लिखते हैं E इक्वल टू F इंटू Z, जहाँ F बराबर जो होता है वह होता है फैराडे नियतांक। फैराडे नियतांक, ठीक है। और एक फैराडे बराबर होता है 96,500 कूलाम। इतनी बात तो लोग बता देते हैं कि एक फैराडे बराबर कितना होता है? 96,500 कूलाम होता है, लेकिन ये 96,500 कूलाम आता कैसे है? ठीक है, तो उसको नोट नंबर 2 में देख लीजिए। ठीक है, नोट नंबर 2 में आपको 1F का मतलब ये होता है बाबू, 1F का बराबर होता है
कि एक मोल इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश कि जो एक मोल इलेक्ट्रॉन होती है उस पर जो आवेश होता है उसी की वैल्यू होती है 96,500 कूलम। क्योंकि एक मोल इलेक्ट्रॉन बराबर होता है 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स। कभी भी अगर आपसे कोई भी पूछे कि एक मोल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है तो क्या बताएंगे? 6.023 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन। कोई प्रोटॉन की संख्या पूछे कि एक मोल में प्रोटॉनों की संख्या कितनी होती है तो इतनी ही होती है। कोई न्यूट्रॉन की संख्या पूछे तो भी आपका आंसर यही होगा। अगर एक मोल में कोई परमाणु की संख्या पूछे तो भी आपका आंसर यही होगा। एक मोल में अगर क्या होता है अणु की अगर संख्या पूछी जाए तो भी आपका आंसर यही होगा। ठीक है। और एक इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश होता है वह होता है 1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है। अब बाबू जब आप इन दोनों वैल्यू का आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो इसकी जो वैल्यू आती है वो आती है 96,488.4 कूलम के बराबर, जिसे अप्रॉक्स कैलकुलेशन करने के लिए लगभग बराबर, इसका मतलब क्या है, लगभग बराबर मान लिया जाता है 96,500 कूलम। तो इस तरह से एक फैराडे बराबर कितना होता है बाबू? 96,500 कूलम होता है। ठीक है। एक श्रेणी क्रम में जुड़े हुए AgNO3 और क्यूप्रिक लवण, यानी श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है किसको? 2 विलयनों को विद्युत अपघट्य के।